18 जून सन 2023 लाहौर शादमान में रहने वाले अहमद और साइमा के घर में टेलीफोन की घंटी बजती है। रात के 2 बजे का वक्त है और इस टाइम पर पूरा लाहौर तारीकी में डूबा हुआ था। ये कॉल ऐसी कॉल थी कि जिसके बाद अहमद और साइमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अहमद और साइमा अपनी रिटायर्ड लाइफ में थे, ये अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके थे एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कॉल। ये कॉल किसी दहशतगर्द की, किसी डकैत की नहीं थी। ये कॉल इनकी अपनी बेटी की थी जो दुबई में रहती है। इनकी बेटी आयशा ने MBBS किया है और अपने शौहर करीम के साथ दुबई में रहती है। दुबई को दुनिया का सेफेस्ट सिटी माना जाता है। तो ये कॉल, दुबई से आने वाली ये कॉल, इस कॉल में ऐसा क्या था कि न सिर्फ अहमद और साइमा की जिंदगी बदल गई, उनकी बेटी आयशा की, उनके बेटे हारिस की, सबकी जिंदगी बदल गई। और ये कहानी सिर्फ अहमद की, साइमा की, आयशा और हारिस की कहानी नहीं है। ये कहानी पाकिस्तान के हर घर की कहानी है। सिर्फ मसला ये है कि हम इस कहानी के ऊपर बात नहीं करना चाहते। मीडिया इस कहानी को दबाता है और जब ये कहानी हमारी जिंदगियों में हमारे सामने आती है, हम इसे इग्नोर करके साइड पे रख देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन अहमद और साइमा अब बोलना चाहते हैं क्योंकि ये कहानी इनकी जिंदगी खा गई। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग टू दिस चैनल। और इस चैनल के तवज्जुद से एक नया सिलसिला इस सेट के साथ आपके लिए शुरू कर रहा हूं। और ये उन कहानियों का है जो सच्ची कहानी है, जिनको हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन किसी से बात करते हुए डरते हैं। ये कहानियां आपके लिए पेश की जाएंगी। सवाल ये है कि आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट वी कैन कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस फॉर यू। आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। ये कहानी शुरू होती है सन 1976 में। सन 1976 में लाहौर में शादमान के इलाके में अहमद रहा करता था। तब वो एक नौजवान हुआ करता था और अहमद 8 बहन भाइयों के घर में रहता था। अहमद ने ये फैसला किया कि जब मैं शादी करूंगा तो शादी करूंगा एक ऐसी औरत से जो घर को तवज्जो दे, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी बीवी को नहीं रखूंगा। जब अल्लाह मुझे औलाद से नवाजेगा तो मैं अपनी औलाद को भी सिखाऊंगा कि जिंदगी में इंडिपेंडेंट बनना है, करियर ओरिएंटेड बनना है, तरक्की करनी है। लिहाजा 1976 में अहमद की शादी हो जाती है। इनकी शादी होती है साइमा के साथ और साइमा और अहमद अपना एक नया घर शादमान में आबाद कर लेते हैं। अहमद पेशे के लिहाज से एक अकाउंटेंट है और अकाउंटेंसी की एक फर्म में जॉब करते हैं। लेकिन अहमद ने एक बड़ा अच्छा काम किया। जब सन 2000 शुरू हुआ ना, तो अहमद ने अपनी एक फाइनेंशियल फर्म बना ली, एक अकाउंटेंसी की कंपनी स्टैब्लिश कर ली। चंद एक क्लाइंट्स उनके पास शुरू हो गए, उनका काम चलना शुरू हो गया। अहमद और साइमा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद से नवाजा। इनके घर में बड़ा जो बेटा हुआ उसका नाम इन्होंने हारिस रखा, बेटी का नाम आयशा रखा और अपने बच्चों पर बहुत तवज्जो दी। वो जो पाकिस्तान में है और आपके घरों में भी बड़ा कॉमन होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली हमेशा कोशिश करती है, मेहनत करती है। उन्हें ये पता होता है कि मेहनत के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते 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 अपर मिडिल क्लास में आना चाहते हैं। लिहाजा अहमद ने और साइमा ने सारी जिंदगी मेहनत की, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, अपने बच्चों पे तवज्जो दी, उनको अच्छा बनाया, अच्छा पढ़ाया, उनको सिखाया कि जिंदगी में इंडिपेंडेंट बनना है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि एक तरफ हारिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो कनाडा चला गया। कनाडा में पढ़ने के बाद उसने वहीं पर शादी की और शादी करने के बाद वहीं का होकर रह गया। उसके घर में 2 बच्चे हुए। दूसरा केस इनकी बेटी आयशा का। लिहाजा आयशा को इन्होंने मेहनत करके MBBS करवाया। MBBS कराने के बाद ताया के बेटे के साथ शादी कर दी। ताया का जो बेटा है करीम, वो दुबई में एक बैंक में नौकरी करता है। लिहाजा आयशा अपने हस्बैंड करीम के पास दुबई मूव हो गई और वहां रहना शुरू हो गई। अहमद ने अपनी जिंदगी में मेहनत करके घर बना लिया, गाड़ी ले ली, इवन जो दफ्तर है उनका, वो दफ्तर भी उनका अपना है, खरीदा हुआ है। लिहाजा इनकी जिंदगी भी सेटल हो गई और अब ये दोनों मियाँ बीवी जो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि बेटा कनाडा में सेटल्ड है, बेटी दुबई में सेटल्ड है, एवरीथिंग इज गॉड। लेकिन फिर
इनकी कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। आपको याद होगा कि इस वीडियो के आगाज में मैंने आपसे ये कहा था कि 18 जून 2023 को दुबई से आयशा की एक कॉल आती है। इस कॉल का पर्सपेक्टिव समझने के लिए ना पहले इनकी कहानी में आपको ये समझना पड़ेगा कि आयशा और करीम की कभी आपस में बनी नहीं। इट कुड बी कि रीजन ये है कि जिस सिस्टम के तहत यानी ताया के बेटे के साथ शादी करके आयशा गई, वो अरेंज्ड मैरिज का सिस्टम, वो तमाम सिलसिला आयशा को कभी पसंद ही नहीं आया। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि करीम उन जवानों में से हैं कि जहां पर हम अपने बच्चों को बड़ा तो कर देते हैं, बड़ा करने के बाद उनकी तरबियत करना भूल जाते हैं कि बीवी के साथ रख रखाव कैसे करना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर इनकी आपस में कभी बनी नहीं। शादी के बाद आयशा हाउसवाइफ रही, लेकिन आयशा ने अपना डीएचए का लाइसेंस कंप्लीट कर लिया और डीएचए में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आयशा को नौकरी मिल गई, डॉक्टर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्हें दुबई छोड़ के रासुल खैमा आना पड़ेगा। अब आयशा ने इस बात को लेकर करीम से डिस्कशन की। करीम ने कहा कि देखो, हमारा पहले दिन से एग्रीमेंट था दैट यू विल बी अ हाउसवाइफ, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को तवज्जो की जरूरत है। आयशा ने कहा कि मैंने हमेशा अपने बाप से ये सुना है कि जिंदगी में करियर ओरिएंटेड रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और बच्चों को भी पैसों की जरूरत है, एक इनकम काफी नहीं है। लेकिन इस डिस्कशन को लेकर डिस्कशन कम और लड़ाई ज्यादा हुई, और फिर 18 जून को डेस्परेट होकर आयशा ने अपनी मां को कॉल की। 18 जून को रात के 2 बजे आने वाली इस कॉल में आयशा ने अपनी मां से कहा कि मैं इंतहाई डेस्परेट हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। इतनी देर में साइमा से अहमद ने फोन छीन लिया और अपनी बेटी से बात करनी शुरू कर दी। और अहमद ने कहा कि बेटा, रिश्ते अपनी जगह, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चों को सहारे की जरूरत होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी। बेशक वो ताए का बेटा है, लेकिन वो अगर आज तुम्हारी नौकरी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा तो वो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं होगा। तुम हिम्मत करो, जाओ रासुल खैमा, ज्वाइन करो अपनी नौकरी, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आयशा ने अपने माँ बाप के कहने पर यह डिसीजन ले लिया और उसने करीम को छोड़ा, रासुल खैमा गई और अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वो अपने साथ उन दोनों बच्चों को भी लेकर आ गई थी। लेकिन 18 जून वाली इस कॉल का एक पर्सपेक्टिव भी है जो आगे चलकर आपको पता चलता है कि जब ये कॉल आती है, उस कॉल के बाद आयशा जाकर रासुल खैमा में नौकरी ज्वाइन भी कर लेती हैं। नौकरी ज्वाइन करते करते 1 महीना 2 महीने तो बड़े अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन फिर आयशा को एहसास होता है कि नौकरी के साथ 2 बच्चों को मैनेज करना आसान नहीं है। वो अपनी माँ से पूछती है कि मैं क्या करूं, अपने बाप से पूछती है, और फिर माँ बाप ये फैसला करते हैं कि हम तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे पास कुछ खास करने के लिए है नहीं, लिहाजा कितना ही अच्छा हो कि अगर साइमा शादमान लाहौर को छोड़कर रासुल खैमा चली जाए, आयशा को सपोर्ट मिल जाएगी, बच्चों को नानी मिल जाएगी। और वो ऐसा ही करते हैं। साइमा चली जाती है रासुल खैमा, बच्चों की गार्डियन, बच्चों की केयरटेकर, बच्चों की बेबी सिटर बन जाती है, और फिर आयशा को जिंदगी में सुकून मिलता है। अब यहां पर आपने नोट ये करना है कि दूसरी तरफ शादी अभी भी कायम है, लेकिन करीम अकेला है दुबई में और अपने बैंक की नौकरी कर रहा है, और पाकिस्तान में अहमद अकेले हैं जो अपनी अकाउंटेंसी की फर्म भी चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कनाडा के अंदर हारिस मौजूद है। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। चंद महीने के बाद हारिस कनाडा से अपने बाप को कॉल करता है और अहमद से कहता है कि बाबा, कि किस किस्म का निज़ाम है और क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आयशा की सपोर्ट के लिए मामा वहां चली गई हैं, आप इस बुढ़ापे में अकेले लाहौर में क्या कर रहे हैं? मैं कनाडा में सेटल्ड हूं, मेरी बड़ी अच्छी नौकरी है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास कनाडा आ जाएं, क्योंकि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और दूसरा, कनाडा में मैंने नौकरी बहुत करके देख ली, अब मैं यहां पर कारोबार करना चाहता हूं। अहमद को ये बात कुछ समझ में आती है कि बात तो सही है, मैं इस बुढ़ापे में अकेला हूं, रासुल खैमा जा नहीं रहा, पाकिस्तान में ये अकाउंटेंसी की फर्म किसके लिए रन कर रहा हूं, मेरा बेटा, मेरे पोतों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं क्यों ना कनाडा चला जाऊं। लेकिन उसके चंद महीने के बाद एक और मेजर ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है हारिस की कॉल में। हारिस कहता है कि बाबा, मैंने फैसला कर लिया, मैं कारोबार शुरू करूंगा, पर उस कारोबार को शुरू करने के लिए मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, अकाउंटेंसी की भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है।
तो कितना ही अच्छा हो कि अगर आप पाकिस्तान का कारोबार, पाकिस्तान का घर, पाकिस्तान की गाड़ी, ये सब कुछ बेचें, पैसा लेकर मेरे पास कनाडा आ जाएं। अहमद बड़ा केयरफुली इस फैसले के ऊपर सोचने लगते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपनी बेगम से मशवरा करते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो सब कुछ वाइंड अप करेंगे और कनाडा जाएंगे। अब इस कहानी के अंदर चंद महीने गुजरते हैं, अहमद अपना पाकिस्तान का कारोबार, अपना घर, अपनी गाड़ी सब कुछ बेच देते हैं और कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बेगम ने भी, साइमा ने भी उनको ये कहा था, साइमा ने भी कहा कि देखिए सब कुछ औलाद के लिए तो करना होता है, हमारी अपनी क्या जिंदगी, क्या ख्वाहिश, जब औलाद आ गई तो सब कुछ औलाद का। लिहाजा अहमद कनाडा चले जाते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं। लेकिन जाने के बाद अहमद साहब कहते हैं कि मेरे 2 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे, वहाँ पर मैं पोतों के साथ खेला, अपनी गोरी जो मेरी बहू है उसके साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन फिर 2 महीने के बाद एक दिन तंग आकर मैंने अपने बेटे हारिस से कहा कि हारिस बेटा, वो जो कारोबार शुरू होना था वो हो क्यों नहीं पा रहा? तो हारिस ने झुंझुला के कहा कि बाबा इतना आसान नहीं है, यहाँ पर लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अप्लाई करना पड़ता है, मार्केट ठीक नहीं है, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। कुछ अर्सा और गुजरता है, फिर मैं पूछता हूँ हारिस से कि हारिस क्या बना कारोबार का? तो पता ये चलता है कि जो पैसा मैं लेकर आया था वो पैसा हारिस की मॉर्गेज में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, वो पैसा घर की रेनोवेशन में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, वो पैसा कारोबार में तो लग नहीं रहा, कारोबार तो शुरू हो नहीं रहा। तो अहमद के जहन में पहली चीज़ ये आती है कि हारिस ने कितनी अक्लमंदी से ये सोचा कि आयशा अगर अपने शौहर से अलग होकर रासुल खैमा में जॉब कर रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिदैन सब कुछ बेटी के नाम कर दें, मैं ज़बरदस्ती अपना हिस्सा हासिल कर लूँ। अकेलेपन में अहमद कनाडा में रहते हैं और कनाडा में रहते वो कहते हैं कि उसके बाद मेरे लिए मुश्किलात ज़्यादा होना शुरू हो गई। मेरी बहू अक्सर मुझे आकर कहती थी, जो शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छी रही, कि आप लाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइटें ऑफ किया करें, हमारा बिल आता है। फिर मुझे कहने लगी कि आप अपने दोस्तों को, पहचान वालों को हमारे घर मत लाया करें, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। कहते हैं मैं तंग आना शुरू हो गया। अहमद साहब कहते हैं तंग आकर मैंने एक दिन साइमा को कॉल की, अपनी बीवी को, और कहा कि हम तो सुकून से पाकिस्तान बैठे थे, हमें तो कोई मसला नहीं था, हमने ये सब कुछ क्या कर दिया? हमने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान जा नहीं सकते क्योंकि अब वहाँ पर हमारा कुछ है नहीं, कनाडा में इज्जत मिल नहीं रही, और तुम आयशा के साथ एक फ्री की बेबी सिटर बनी हुई हो, उसकी ज़िंदगी के मसले हैं कि वो हल नहीं हो रहे। हमसे गलती हुई कहाँ? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और कंटेंट में अक्सर आप दोस्तों को कह चुका हूँ, कई बार कही है, और इंशाल्लाह हमेशा कहता रहूँगा ये बात मैं, कि मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से दोस्ती भी करना चाहता हूँ, बट प्रॉबेबली जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना मेरे और मेरे रब के बीच में, उसमें जो चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है वो ये कि मैं अल्लाह सुब्हानो तआला का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला जो करता है ना, वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, और ये बात आप लोगों ने भी सोची होगी, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो रहे हैं, एंड आई लव देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लेकिन अक्सर मैं ये सोचता हूँ, और मेरे बच्चे कल को बड़े होंगे इंशाल्लाह, तो वो सोचेंगे 25-30 साल 50 साल की उम्र में कि काश आज हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते। तब तक मैं तो मर चुका हूँ, मैं तो शायद जन्नत में होऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर मैं इंशाल्लाह जन्नत में हूँ, मेरी बीवी इंशाल्लाह जन्नत में है, और हमारे बच्चे कहते हैं कि काश हमारे माँ बाप यहाँ होते, तो 1 मिनट के लिए सोचें, बच्चों की मोहब्बत को साइड पे करके, क्या हम होना चाहेंगे? नहीं। उसकी वजह यह है कि एक रोल था बाप होने का, वो मैंने दुनिया में निभा दिया। अब मैं मर चुका हूँ, मैं जन्नत में हूँ, अब मैं किसी का बाप नहीं बनना चाहता। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, मेरी अपनी भी ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है। तो ऐसे में नेचुरल है कि इंसान का रूह पुकार उठेगा कि मैं जन्नत में जवान होना चाहता हूँ, किसी का बाप, किसी की बेटी नहीं बनना चाहता। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या किया? अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि जो जन्नत में होगा वो जवान होगा, वो किसी का बाप, किसी की बेटी नहीं होगा। रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन वो
जवान होगा। तो ये पूरा निज़ाम अल्लाह सुब्हानो ताला ने कौन कहने से पहले ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अब यहां पर वो अहमद और साइमा है जिनकी जिम्मेदारी बाप होने की, माँ होने की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सवाल है एक छोटा सा, और ये सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है कि इस कहानी में गलत कौन है? इस कहानी में गलत आयशा हैं जिन्होंने शायद करियर के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, या कहानी में गलत करीम है कि जिसको कभी दुनिया ने, माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं कि बीवी की कामयाबी भी तुम्हारी ही कामयाबी है, उसमें खुश होना बनता है। या इस कहानी में गलत है साइमा जो एक फ्री की बेबी सिटर बनने अपनी बेटी के घर चली गई, अपनी बेटी का घर बसाने की कोशिश नहीं की। या फिर इस कहानी में गलत है हारिस जिसने बुढ़ापे में अपने बाप का सब कुछ हथिया लिया। या फिर इस कहानी में गलत खुद अहमद साहब हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी का भी हक है, मेरी बीवी का भी हक है, मेरा अपना भी हक है इस पैसे पे, सिर्फ हारिस का हक नहीं है। और क्या अहमद साहब इसलिए भी गलत हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को करियर ओरिएंटेड या एम्बिशियस बनाया? कौन गलत? देखिए, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि करियर ओरिएंटेड होना गलत है, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि इंडिपेंडेंट होना गलत है, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें ये भी सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि आपने ये फैसला करना है कि रिश्ते की प्रायोरिटी कहां है, करियर की प्रायोरिटी कहां है, और इन दोनों के बीच में आप लाइन कहां ड्रॉ करेंगे। आप कब ये फैसला करेंगे कि शादी होने के बाद या रिश्ता होने के बाद हम एक यूनिट हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, दोनों की कामयाबी इकट्ठी है, अलग अलग नहीं है। और हम ये कब फैसला करेंगे, हमें ये बात कब कोई बताएगा कि हम अपनी सारी जिंदगी औलाद को पालने में, कामयाब बनाने में, इंडिपेंडेंट बनाने में गुजार देते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं जानते कि जिस दिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हम आखिरी दिन तक अपनी जिंदगी के बाप बनने का, माँ बनने का रोल क्यों निभाना चाहते हैं? हम एक जगह लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर देते कि आज से आपके बच्चे अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हैं? हम ये लाइन कब ड्रॉ करेंगे? आज आयशा रासुल खैमा में अकेली है अपने हस्बैंड के बगैर, आज करीम दुबई में अकेले हैं, आज साइमा रासुल खैमा में अपने बच्चों की फ्री बेबी सिटर बनी हुई हैं, अकेली हैं, आज हारिस कनाडा में अपने बाप के पैसे पर तो अय्याशी कर रहा है लेकिन अपने खानदान के बगैर है, वो भी अकेला है, और आज अहमद साहब कनाडा की गलियों की धूल चाट रहे हैं और अपनी जिंदगी में अकेले हैं। कहने को तो ये एक खानदान है लेकिन ये सब आपस में बिखर चुके हैं। इसीलिए शायर कहता है ना कि कभी माँ बाप की खातिर कभी औलाद के बाइस, कभी माँ बाप की खातिर कभी औलाद के बाइस, ट्रेनें छूट जाती हैं, मुसाफिर लेट होते हैं।